हाय फ्रेंड्स, ABCD के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और फेस्टिव सीज़न बिल्कुल शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सब कुछ कुशल होंगे और ये जो आने वाले फेस्टिवल्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। और थैंक्स फॉर हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था गोल्ड का, उसको इतना अच्छा प्यार देने के लिए। और आशा करता हूँ शायद आपने ऑलरेडी जो SIP हमने बोला था कि गोल्ड पे करनी चाहिए, वो आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आज जो हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो आपकी पहला तो इन्वेस्टमेंट के लिए था, बट ये आपकी अपनी हेल्थ केयर के लिए है और आपकी स्पेशली आपकी स्किन के लिए है। तो जेन जी अगर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए है। और ये तो हम जानते ही हैं कि रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, और रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में रील्स बनानी है और ब्लेमिशलेस जो स्किन होती है, जो बिल्कुल एक ऐसी त्वचा जो जिसमें कोई दाग ना हो, चाहे जिसमें अगर आपको वो फिल्टर्स ना लगाने पड़े अपने मोबाइल में, वो उस तरीके की स्किन अगर आपको मिल जाए, जो आज हमारे साथ हमारे सामने जो मिल्की ब्यूटी, चाहे तमन्ना भाटिया है, चाहे जानवी कपूर है या उर्फी जावेद है, उन लोगों ने ये स्किन, ये बोला जाता है कि ये स्किन उनको मिली नहीं, बल्कि ये उन्होंने खुद अपने प्रयत्नों से, उनके डॉक्टर्स के प्रयासों से उनको ये इस तरीके की स्किन मिली है। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर आधारित है और इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आपके स्किन केयर रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी के लिए हमने हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट मेहमान है, एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर अर्चित अग्रवाल जी। नमस्ते सर। अर्चित जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अर्चित जी स्किन और VD एक्सपर्ट माने जाते हैं और पिछले करीब 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी दिल्ली NCR में काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं एक बहुत विशेषज्ञ माना जाता है स्किन केयर, हेयर केयर में उनको। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया अर्चित जी को और अर्चित जी आए और हमने स्पेशली उनको ये बोला था कि जो एक टीनेजर है उसके लिए, उसको जो स्किन केयर का रूटीन है, उसको जो स्किन केयर में जितनी भी तकलीफें होती हैं उसको वो कैसे सॉल्व करे। तो मैं ये आप बोल सकता हूँ कि सर जेनजी के लिए हमारा पूरा जो पॉडकास्ट है और आप आए हमारे साथ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। तो अर्चित सर, जो स्किन है, ये बोला जाता था कि पहले, आज से अगर आप 20 साल पहले देखें तो एक जो सुंदरता होती थी जिसे एक ब्यूटी बोलते जाता था, ब्यूटी ऊपर वाला देता था जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आए, मुझे याद है आज की डेट में, आज से 10 साल पहले राखी सावंत एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा अपना एक इंटरव्यू में अपनी एक बात बोली थी कि भाई जिसको भगवान खूबसूरती देता है उसको तो भगवान खूबसूरती देता है, और जिसको भगवान खूबसूरती नहीं देता है उसको अर्चित जी जैसे डॉक्टर खूबसूरती देते हैं। ये कितना सही है? सर कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि अभी से और 20 साल में यही फर्क है कि जो स्किन की अवेयरनेस है वो बढ़ती गई है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, बाकी धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो और ज़्यादा रिफाइन हो चुके हैं। और पहले जो है इतना ज़्यादा खूबसूरती पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कोई इलनेस है स्किन की, उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन आजकल बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि वो पर्सनालिटी पे हमारे अफेक्ट करती है, हमारे मतलब उस पे अफेक्ट करती है, डे टू डे पे सोशल लाइफ में अफेक्ट करती है। तो और पॉकेट्स भी पहले से इम्प्रूव हुई हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जो है स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसकी वजह से अपीयरेंस में, कॉन्फिडेंस में, सब में बहुत फ़र्क पड़ता है। और ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो आजकल एडवांस हो चुके हैं पहले से, जो अवेलेबल हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये मानते हैं कि खूबसूरती अब किसी मतलब जिसे कहते हैं कि जेनेटिकली या गॉड गिवन, वही ये बोलते हैं कि ये तो गॉड्स गिफ्ट है जी, बोला जाता था जी। कि मान लीजिए जैसे हम बात करते थे मधुबाला की, हम बात करते थे वो जो एक यस्टर एयर की हीरोइन थी, जो आज भी बोला जाता है कि अभी तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी। तो मधुबाला जो कंसेप्ट था वो आज
आपके जैसे एक्सपर्ट्स की वजह से और जो नए नए ट्रीटमेंट जिनकी आप बात बता रहे हैं उसकी वजह से अब वो किसी की बपौती नहीं रह गई है कि वो कोई भी वैसा बन सकता है। बिल्कुल अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ग्रेसफुल होना चाहिए कि एकदम ही बिल्कुल चेंज हो जाए, जो बिल्कुल ऑड लगे, फिट नहीं लगे, कि आप लगे ही नहीं उसमें आप हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्रेसफुल लगने चाहिए जी। नहीं तो सर ये आपको खुद पसंद आना चाहिए। अच्छा, तो ग्रेसफुल का सर कोई डेफिनेशन है? मतलब जब आपके पास टीनेजर कोई आता होगा, फॉर एग्जांपल जब आप अपने पेशेंट्स देखते होंगे तो वो जब आता है और वो हो सकता है कि एक मान लीजिए 20-21 साल की कोई एक लेडी आपके पास आई और वो एक फोटो लेके आती है जानवी कपूर की जी जी कि सर मैं तो ये हूँ, लेकिन मुझे ये बनना है, तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं? देखिए इसके अंदर ना मतलब हमें उनको समझाना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि क्या रियलिस्टिक है और क्या इमेजिनरी है। ओके हाँ, मतलब जानवी कपूर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है और उसका जो शक्ल है, लेकिन पुरानी जानवी कपूर से कुछ तो मिलती होगी। हाँ, मैं तो पहचान नहीं पाता हूँ। मैं आपसे अगर आप मुझसे सही बोले तो मैं अगर आपसे 10 साल पुरानी जानवी कपूर देखूं तो मुझे तो शायद मैं पहचान भी नहीं पाया था एक बार। तो डेफिनेटली जो है अगर कोई बहुत यंग पेशेंट आया है तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर कोई पेशेंट लेके आता है तो हमें उनको समझाना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी जो रिजल्ट्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलाइन नहीं होती तो वो डिससेटिस्फैक्शन देती हैं, है ना। तो पहले ही उनको अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है कि इस तरीके की इम्प्रूवमेंट है, आएगी, ये प्रोसेस है और ये कराने से ये इफेक्ट आएगा। तो एकदम से बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाना वो धीरे धीरे अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हो, अगर मान लीजिए जो जैसे मैंने जिस पेशेंट की बात की तो 21 साल का कोई एक लेडी आपके पास आती है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी 26 साल 27 साल या मींस 5 या 10 इयर्स डाउन द लाइन वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है इतने लंबे पीरियड में? बिल्कुल है ना, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन मैं दोबारा वही बोल लूंगा कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन किसी को नहीं चाहिए। हाँ, अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से एक ही ऐसा पेशेंट होगा जो मतलब वो बिल्कुल ही चाहता नहीं होगा कि जो अभी वो प्रेजेंट पे है वो वैसा रहे। 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स ऐसी चाहते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगे कि मैंने कुछ कराया है, या मेरे घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए मैंने कुछ कराया है, बस सब मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे। तो इसका मतलब क्या है, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी को नहीं अच्छी लगती। तो मतलब सर जिस चीज की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे प्रोसीजर्स हैं, वो सारी सर्जरीज हैं जो आजकल हो रही है, चाहे जैसे कि जो ब्रो फिट होती है, ब्रो होती है, एक जिसको बोलते हैं लिप वर्क या लिप फिलर्स की बात करते हैं, या चिन को ठीक करने की बात करते हैं, या नोज जिसको बोलते हैं क्या राइनोप्लास्टी। यस, राइनोप्लास्टी मुझे लगता है सबसे ज्यादा होती है। तो राइनोप्लास्टी होती है। तो इस तरीके के जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये प्रोसीजर्स पहले तो सर कितनी डिमांड आती होगी जितने पेशेंट्स आप देखते हैं, और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ सर, देखिए डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का ये बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉकेट्स बढ़ रही हैं, और एक्चुअली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं पहले जैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कंट्रीज जैसे कोरिया वगैरह में ज़्यादा वो था, अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में भी ट्रेंड आ रहा है। इसमें भी जो टियर 1 सिटीज हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, उनमें ज्यादा है, टियर 2 टियर 3 में ज्यादा नहीं है। और ये जो प्रैक्टिस है, जैसे मेरी प्रैक्टिस है, इसमें 2 तरह के अलग अलग पेशेंट्स आते हैं। एक तो होते हैं वो प्योरली डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, कुछ एलर्जी से रिलेटेड, कुछ रिलेटेड, और एक है जो एस्थेटिक्स पेशेंट्स हैं, एस्थेटिक्स जो अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने आ रहे हैं या कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो जो ये सर्जरीज हैं, जो ये प्रोसीजर्स हैं, ये एस्थेटिक्स से एंटी एजिंग में आता है। तो लेकिन अभी भी जो मेजर चंक है वो डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम का है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है, जो एस्थेटिक्स वाला है। तो मतलब वो काफी पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स वाला है, ये सर्जरीज हैं,
तो ये सर्जरीज मान लीजिए, जैसे अभी हम मान लीजिए लिप फिलर की बात करते हैं, अभी एक उर्फी जावेद की बहुत बड़ी उसे कंट्रोवर्सी कहेंगे कि उन्होंने उनके जब पिक्चर्स आई तो वो बहुत स्वेल किया हुआ था उनके लिप्स, उसके बाद वो ठीक हुआ तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने गलत लगा लिए थे फिलर्स, उसके बाद मैंने अब हटवाए हैं, अब दूसरा हुआ है। ये चीज क्या है, जरा इसको थोड़ा समझाएं। तो जो फिलर्स है वो बेसिकली एक, जैसे आपने हाइलुरोनिक एसिड सुना होगा, ये बहुत कॉमन मॉइस्चराइजर है जो कि हमारी स्किन नेचुरली बनाती है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अब कुछ नेशनल कंपनीज भी हैं जो कि इनको लैब में मैन्युफैक्चर करती हैं, और जब इनको इंजेक्ट किया जाता है तो धीरे से ये उस स्किन के अंदर स्पेस ले लेते हैं और वहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। ओके तो ये प्री फिल्ड सिरिंजेस आती हैं जो कि बहुत केयरफुली इंजेक्ट की जाती हैं स्किन में। तो अलग अलग जगह पे जैसे इंजेक्ट करते हैं तो उसका अलग अलग इफेक्ट आता है। जैसे लिप पे फिल करेंगे तो लिप थोड़े फुल हो जाएंगे, लिप्स थोड़े फ्लफी लिप्स हो जाएंगे। हाँ, जैसे चीक्स को एनहांस कराना है किसी को, अंडर आइज की हॉलोनेस है उसको कम करना है ना, ऐसे तो अलग अलग तरह के फिलर्स आते हैं, तो वो अलग अलग इफेक्ट करते हैं। अब उर्वी जावेद वाला जो केस था उसके अंदर पहले तो शायद उन्होंने कहीं जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर है उनसे शायद नहीं कराया था। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली यस। तो उसमें होता क्या है कि ट्रेनिंग थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा इंजेक्शन मान लो ज्यादा कर दिया, या अगर कोई गलत लेवल पे इंजेक्शन कर दिया तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। मान लो कि उनको जितना लिप का वॉल्यूम चाहिए उससे ज्यादा लिप हो गया, या अगर मान लो कुछ लोब्यूलर सा हो गया कि एक तरफ थोड़ा फूला हुआ है एक तरफ थोड़ा कम है ना, तो ये ट्रेनिंग होने की वजह से होता है। ये एक्सपीरियंस से आता है डॉक्टर की, ये एक्सपीरियंस से आता है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी उर्वी जावेद का जो पर्टिकुलर केस था वो डिससेटिस्फाइड थी अपने ट्रीटमेंट से, तो उन्होंने डिसॉल्व करवाया था उसको। तो ये जैसे पेंसिल इरेजर होता है ना, इस तरीके से होता है, जहाँ पे आपने फिलर डाला है तो वो फिलर जो फिल हो गया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वहाँ पे एक इंजेक्शन होता है हाइलुरोनिडेज, तो वहाँ पे उसको भी डालते हैं तो वो पानी बन जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो लेकिन इस प्रोसेस में एक रिएक्शन होता है। तो उर्वी जावेद के केस में क्या था, जो फोटोज इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही है, वायरल कर रही हैं, तो वो बेसिकली स्वोलन है, वो बेसिकली उन्होंने हाइलुरोनिडेज करवाया है, वो उसको इरेज करवाया है फिलर को। तो इन द प्रोसेस ऑफ जो इरेजिंग का प्रोसेस है उसमें रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है कुछ डेज के लिए, जो कि नेचुरल है। तो उसी को वो हाइप करके दिखा दिया कि ये फिलर का साइड इफेक्ट है, लेकिन वो फिलर रिमूवल का वो है बाई प्रोडक्ट। कितने दिन तक रहता है? 3 to 7 days। अच्छा, उसके बाद वो फिर से ठीक नॉर्मल हो जाता है। तो वो जो फिलर्स आपने हटा दिए उसके बाद आपको उन्होंने शायद फिर से लिया है वो इंजेक्शन, या आप उसको नेचुरल छोड़ देंगे, क्या लगता है? वो पेशेंट के ऊपर है। मतलब अगर मान लो जैसे उन्होंने लिप फिलर लिया, उसको इरेज करवा दिया, फिर नाउ शी फील्स कि भाई अब बिल्कुल मेरे लिप का वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा सा होना चाहिए, तो अगेन उसको फिलर थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा, जब कोई ये प्रोसीजर कराता है तो क्या बिल्कुल नहीं पता चलता कि इन्होंने ये प्रोसेस कराया है? इसमें मैं बोलूंगा कि जैसे हम लोगों को जैसे जो लेमन की आईज है उनको नहीं पता लगेगा। ओके। और जैसे हम लोग जो डर्मा वाले हैं, हम लोग को पता लग जाता है कि हाँ यहाँ फिलिंग हुई है, या बहुत सटल चेंजेस होते हैं एक्चुअली। अगेन कोई अगर बहुत ज्यादा फिल करा ले, जैसे राखी सावंत है, बहुत ज्यादा हो तो कोई भी बता सकता है हाँ ये फिलर है। लेकिन अगर मान लो बहुत सटल है तो वो ग्रेसफुल भी लगता है और बताया भी नहीं जाता है कि करा रखा है। हाँ, तो दैट इज द आर्ट। वही होना चाहिए। बाकी मतलब ये साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। बिल्कुल, जितना साइंस है उतना आर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिरिंज खोल के कहीं भी इंजेक्ट कर देंगे तो इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा आपको एस्थेटिक आई रखना पड़ता है इसमें। तो ये सर, जैसे हम लिप फिलर की बात करें, कितना परमानेंट होता है ये? अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग लॉन्जेविटी है। 9 months to 18 months तक रहता है। तो हम पेशेंट से मोटा 1 year बोलते हैं। लेकिन 1 year का वो लंबा ही चलता है, 1.5-2 साल भी चल जाता है। तो 1.5-2 साल के बाद दोबारा आपको फिर वो लेना पड़ेगा? या वो उतना खत्म हो जाता है, या उसका एक कोई टॉप अप होता है, जैसे टॉप अप होना चाहिए? बेसिकली वो ना बॉडी डिसॉल्व कर देती है ग्रेजुअली, जो डाला है उसको डिसॉल्व कर देती है। तो धीरे धीरे जो प्लम्पीनेस लगी थी लिप में वो धीरे धीरे वापस से कम लगेगी आफ्टर 1.5 years।
तो अगर उस इफेक्ट को मेंटेन करना है तो फिर से फिलिंग करनी पड़ती है। ओके जी। ओके, तो मतलब वो एक बार अगर आपने करा लिया है और आपको वो अपना पेरेंट्स पता चल गया या आप लोगों से हैबिचुअल हो गए, आपको वो कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग कराते रहना पड़ेगा? जब तक आपको इफेक्ट चाहिए आपको कराना पड़ेगा। ओके और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट भी कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब ओके। आपने वही वाली बात है कि टॉप अप वाली बात हो गई हाँ कि अब पूरा फिलर जितना पहली बार लगाए उतना नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे फिलर जो है डिसॉल्व होता है। सर, इसमें कॉस्टिंग क्या आती है अगर हम सिर्फ लिपर की बात करें तो? इसमें ml के हिसाब से बात होती है। जैसे अगर छोटे एरियाज हैं, जैसे अंडर आइज है या लिप है, तो उसमें ज्यादातर 1 ml ही लगता है या उससे कम ही लगता है। ओके लेकिन अगर कम लगेगा तो भी 1 ml की सिरिंज खुलेगी जो कि प्री पैक्ड आती है। और ब्रांड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड का लगाएंगे, तो कॉस्टिंग जो है वो 15 to 25K के आसपास पर ml सिरिंज कॉस्ट करती है। ओके अच्छे ब्रांड्स की। ओके, बाकी ये अच्छा ब्रांड आप कैसे वो जो justify MNC करते हैं? कंपनीज हैं, MNC, वो मतलब ऐसा है जिनके और थोड़े रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह ज्यादा कराती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? देखिए लिप फिलर्स के जो टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हैं सर, वो तो यही है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे ब्लीडिंग हो गई इंजेक्ट करते वक्त हल्की सी, तो जिसको ब्रूज या नील बोलते हैं, हल्की सी स्वेलिंग हो गई, थोड़ा सा पेन हो गया, स्वेलिंग रेडनेस हो गई, ये जो है ये साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब वो कुछ दिन के लिए होगा सिर्फ? हाँ, लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा, इम्प्रॉपर तरीके से करने से बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं फिलर्स। बहुत ही लाखों में 1-2 केसेस ब्लाइंडनेस के भी आए हैं फिलर्स के बाद। बेसिकली अच्छा। हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। अगर आपने फिलर जो है उसमें इंजेक्ट कर दिया गलती से ब्लड वेसल में, तो वो कहीं पे भी माइग्रेट होके जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, आईज में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो इसीलिए अब क्या है, ज्यादातर फिलर्स जो है कैनुला से किए जाते हैं नीडल के बजाय। ओके। तो नीडल क्या होता है कि वो शार्प होता है, वो कहीं पे भी जाके पंक्चर कर सकता है। लेकिन कैनुला क्या होता है, वो नीडल की तरह जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो आगे से ब्लंट होता है, उसके अंदर कोई मतलब शार्पनेस नहीं होती। तो उस पहले नीडल से उसकी एंट्री की जाती है स्किन में और फिर उससे इंजेक्ट किया जाता है। तो बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं इंजेक्शंस, कोई वेसल वगैरह कोई ब्लड वेसल पे नहीं जाता वो कभी भी। ओके। तो उससे सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं, जो खतरा है वो नहीं रहता है। बाकी फिलर्स ज्यादातर सेफ ही रहते हैं। ओके। अब यही जैसे लिप फिलर की बात कही, वैसे ही रेनोप्लास्टी है जो नोज का वो है, तो वो क्या सर्जरी है कि वो भी फिलर से ही है? देखिए राइनोप्लास्टी का मतलब सर्जरी है। ओके। लेकिन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी होती है जिसमें विदाउट सर्जरी आप नोज पे इफेक्ट दे रहे हैं। मान लीजिए किसी की अगर नोज ऊपर से थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, मतलब उसमें गड्ढा सा है, उसमें हल्का सा फिलर अगर डालेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो उनको जो अपीयरेंस चाहिए राइनोप्लास्टिक सर्जरी से, वो फिलर डाल के हो रही है विदाउट सर्जरी। तो ये हो गया नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। बाकी जो राइनोप्लास्टी प्रॉपर है दैट इज सर्जरी। ओके ओके ओके। तो मतलब जो रेनोप्लास्टी है, जो सर्जरी है, वो सर्जरी करानी चाहिए? सर अगेन ये बहुत डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि आप अपने नोज से आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है। मतलब कि इसमें कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट नोज होती है लेकिन स्टिल दे फील प्रॉब्लम कि उसके बाद क्या होगा, राइनोप्लास्टी कराने के बाद भी उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो माइंड में लेके चल रहे हैं उस चीज को। वो उनकी बॉडी इमेज का एक डिफरेंस है, जो उनकी बॉडी का रियल वो है और जो वो परसीव करते हैं। मतलब कोई ये सोच रहा है कि मेरे को ऋतिक रोशन जैसी नोज चाहिए, इस टाइप की कोई नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरी नोज है, मेरी नोज अभी ठीक है, मैं 4 लोगों से पूछूंगा नोज कैसी है, वो बोलेंगे ठीक तो है। लेकिन मैं अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ, नहीं मेरी नोज तो बहुत आलू जैसी मोटी है, मेरे को राइनोप्लास्टी करानी है, तो कोई सर्जन क्या कर लेगा उसमें? कोई पैसे के लिए सर्जन कर भी देगा, तभी भी मेरे को यही तो लगता रहेगा कि मेरा तो साथ धोखा हुआ है और मेरी तो नोज अभी भी वैसी ही है। तो इसके अंदर जो एस्थेटिक्स है, इसके अंदर बॉडी इमेज का कई बार हमें ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो बॉडी इमेज
हमें ये असेस करना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो रियलिस्टिक बातें कर रहा है या बॉडी इमेज से कोई वो तो नहीं है, कोई बॉडी इमेज की शेकिंग तो नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। मैंने अभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का ही एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने पूछा कि आपको अगर बॉलीवुड में देखना हो तो सबसे आइडियल फेस किसका है, तो उन्होंने 2 पर्सनैलिटीज का नाम लिया, एक तो ऋतिक रोशन का मेल्स में नाम लिया और वामिका का उन्होंने फीमेल में नाम लिया, जो वामिका गाबी अभी बिल्कुल नई हीरोइन आई है। तो क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है, कोई आप बता सकते हैं कि जो ये सोच के आता हो कि भाई मेरे को ये बनना है सर, वो कैसे बन सकता है? ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास थोड़े कम आते हैं। मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि मेरे को अंडर आई सर्कल्स ज्यादा हैं, इसको इम्प्रूव कर दो, या मेरी चिन थोड़ी प्रोट्रूडेड है, इसको थोड़ा अंदर कर दो, या मेरी जॉ लाइन जो है वो थोड़ी सी चबी है, इसको शार्प कर दो। इस तरह के जो सटल, मतलब उन अपनी इमेज में ही जो थोड़े चेंजेस चाहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से उस तरह के जो पेशेंट्स हैं शायद वो मुंबई में या ऐसी जगह पे जहाँ उसी रील्स वाला सर आज की डेट में हर जगह है। अब तो मतलब रील्स बनानी है, आज की डेट में हर आदमी स्टार है, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी में हर आदमी स्टार है। बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बाकी उनसे इंस्पायर होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भाई क्या अच्छी एट्रीब्यूट्स हैं ऋतिक रोशन की कि भाई ये देखो ये शार्प है, अगर हो सकता है तो क्यों नहीं हो। लेकिन बिल्कुल 100% ऋतिक रोशन बन जाए तो फिर अमित भनोट कहाँ रहे या अर्चित अग्रवाल कहाँ रहे, है ना? तो वो ट्रेंड अच्छा नहीं है कि किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने को इम्प्रूव करना है। मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब कोई आपके पास पर्सनैलिटी, कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि जैसे आपने अभी नोज का एग्जांपल बताया कि मुझे अपनी नोज वर्क कराना है, ठीक है ना, आप मेरा कर दीजिए, और आप बोलते हो कि ठीक तो है, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच रहे हो भाई ठीक तो है, ठीक है, तो सर कभी ऐसा होता है कि आप उसको कन्विंस कर पाते हो या आदमी कन्विंस होता ही नहीं है? मतलब क्या नहीं होता है कन्विंस, और ऐसे पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, वो डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे और आपको डॉक्टर के ऊपर ब्लेम आ जाएगा। बिल्कुल ब्लेम आ जाएगा कि डॉक्टर साहब आपने कुछ नहीं किया, या आपने नहीं बताया, या आपने ठीक नहीं किया। तो मेरे ख्याल से उनको समझाने में ही सबसे बेस्ट है। अगर नहीं समझाते तो डिनाई कर देना चाहिए। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें सर यही जो जितने भी है, जैसे ब्रोफिट है, आईब्रोज को भी लोग ठीक कराने लग गए हैं, आईलिड्स को भी लोग ठीक कराने लग गए हैं, चिन बोन को ठीक करा लेते हैं, स्किन जो आपको एजिंग होती है उसको भी टाइट करा लेते हैं। तो मतलब सब कुछ पे सारी चीजें तो हो रही हैं। तो जब सब कुछ हो रहा है तो कोई सेग्रीगेशन होगा किसी लिमिट में जाके, आप इसको नहीं कहता है डॉक्टर, या सब कुछ होता रहता है? सर वही है, डॉक्टर के एथिक्स जो हैं वो हर डॉक्टर के अलग अलग हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो कॉन्शियस अलाउ करती है वही करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 पैसे अगर कमा भी रहा है डॉक्टर और रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है या तो फिर कोई वो नहीं है, और या फिर पेशेंट ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आके फिर प्रैक्टिस ही खराब होती है उससे। लॉन्ग रन में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है उससे, ना पेशेंट का ना डॉक्टर का होता है। जो रियलिस्टिक चीज है, जो मतलब ग्रेसफुली अच्छा लगे, वही करने में फायदा है। और जो क्लियर मतलब मेरे को लगता है पेशेंट से पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि ये इफेक्ट एक्सपेक्टेड है, ये साइड इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, ये टाइम तक रहेगा, जो भी है ना। क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा भी है सर कि कुछ कॉस्ट जो है वो रिकरेंट है। जैसे आपने बोला कि फिलर जो है वो 1.5 years चलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार लिप फिलर कराया तो उनको हो सकता है 2 साल बाद जरूरत ही ना लगे, मतलब उनको लगे कि आई एम गुड एज, मतलब जैसा मैं हूँ वैसा ठीक है, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर उनको वापस से अगर फिल कराना है तो उनको दोबारा कराना पड़ेगा फिलर। लेकिन उनको इस धोखे में नहीं रहना है कि एक बार हमने करा लिया है तो बाद में हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। तो ये है। बाकी लिमिट सर बहुत सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन सारी चीजें हैं, जैसे क्या प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में कुछ फायदा होगा। मान लो यहीं पे कोई बॉलीवुड में है अगर,
उसको सटली भाई रोल्स में और सब चीजों में उसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल 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 करा ठीक। है ना। तो हाँ। और यहीं पे कोई हाँ, अगर मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कमर्शियल एंगल है इसके पीछे, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है, और क्योंकि वही रील्स और शॉर्ट की बात हो गई है, तो अगर मैं एक रील्स और शॉर्ट में अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ, हाँ वो कराने के बाद, हाँ और उससे मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल तो वो कराता है। बिल्कुल कराना भी चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको रिटर्न देगा, है ना। तो आप अच्छे लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सोशली ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हैं, एक लिमिट होनी चाहिए इस चीज की ना, मतलब एक जहाँ पे साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लग जाएं या बहुत ज्यादा हैवी होने लग जाए पॉकेट पे भी, या फिर मतलब एक सेम लेवल तक ही करना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसी भी चीज में एंटी एजिंग का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा आ गया है, वो है बोटॉक्स। जो बोटॉक्स के इंजेक्शंस जो लोग लेते हैं, रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। मैंने भी ले रखा है। अच्छा। ग्रेट सर, ओके, मुझे लेना चाहिए। ले सकते हैं सर, ले सकते हैं बेसिकली बोटॉक्स। अच्छा, हाँ, क्या हाँ जी सर, सॉरी टू आस्क यू ऑन द माइक इन फैक्ट, कि व्हाट्स योर एज? माय एज इज 37 जी सर। मुझे किसी मेरे ही फैमिली में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि 50 से पहले नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब नाउ यू आर 37, यू हैव ऑलरेडी टेकन इट, यस, ठीक है, तो क्या है ये? हाँ, तो बेसिकली सर, जैसे हमारी स्किन मान लीजिए एक पर्दा है, ठीक है ना। जब मैं अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन की, तो ये पर्दा हिल रहा है क्योंकि इसके नीचे मसल्स हैं। अगर अब ये जो कई बार क्या होता है, अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, वो इंटेंशनल हो सकती है, अनइंटेंशनल हो सकती है। इंटेंशनल मतलब अगर मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ और मेरा ये मतलब लाजमी है कि मेरा ऐसा ही बनेगा एक्सप्रेशन, लेकिन कई बार सबकॉन्शियसली ऐसा होता है कि हमारा मतलब फ्राउनिंग ही बन जाती है। हाँ, मेरा है। हाँ, आपका है, ठीक है ना, जो कि सूट कर रहा है आपके ऊपर। सर नहीं कर रहा है, वो आपको लग रहा है। वही है जो आपने बोले ना, कि आपने बोल दिया वो कि भाई तुम्हारी नोज ठीक लग रही है, मुझे पता है कि वो सूट नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो अब मतलब ये है कि अब अगर जैसे ये मसल जो एक्टिविटी है, अब वो अनइंटेंशनल हो गई, ठीक है ना। तो अनइंटेंशनल हो गई तो हम इनमें एक दवाई इंजेक्ट करते हैं, और उसका इफेक्ट जो है 3 to 6 months रहता है। ओके, हाँ, ओके। तो दवाई कौन सी होती है सर? ये बोटॉक्स। अच्छा, वो इंजेक्शन है। कोई पॉइजन होता है, क्या होता है सर ये चीज? ये पॉइजन नहीं है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया में से जनरेटेड एक दवाई है, ठीक है ना। ये इसका नाम टॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन, क्योंकि वो एक टॉक्सिन की तरह से बनाता है बैक्टीरिया। लेकिन जैसे इसको लैब में ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को, तो ये टॉक्सिन जो है, मतलब जस्ट नाम ही टॉक्सिन है, तो ये जो है हम इसको यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी भी ये बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे आईज में, जैसे किसी को ये होता है आपका स्क्विंट होता है ना, तो उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके। ब्लेफरोस्पाज्म होता है, किसी को आईज वगैरह खुल नहीं रही होती हैं, किसी को फेशियल टिक्स होते हैं, इवन यहाँ तक कि सर्वाइकल में, माइग्रेन में, और भी कई जगह पे इसका बहुत सारा यूज है। अच्छा, जैसे मेरा एक फ्रेंड था बहुत बचपन में, उसकी एक आंख बंद थी, तो उसमें यूज होता है ये मतलब मसल एक्टिविटी को कमजोर करता है। ओके, तो ये उल्टा काम करेगा, बंद को और बंद करेगा। ओके। बेसिकली यहाँ पे मसल एक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ इंजेक्ट करेंगे तो ये शांत होगा। शांत होगा मतलब मसल्स शांत होंगी तो रिंकल्स चले जाएंगे। ओके। अब इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्ली एज वर्सेस ओल्ड एज, अब जैसे मैं 37 का हूँ, अब मैंने क्यों कराया बोटॉक्स? जैसे अब मैं पेशेंट से बात करता हूँ, तो अब पेशेंट की बात सुनता हूँ और उसके हिसाब से सोच के दवाई लिखता हूँ। तो जब मैं सोच रहा होता हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन बहुत ही गंदा सा बन जाता है। पेशेंट सोचता है, अरे ये डॉक्टर कैसा है, मतलब ये तो ये मतलब ये बहुत ही नकचड़ा डॉक्टर है, तो मतलब इसकी तो मतलब ऐसा माथा चढ़ा के रखता है। तो उसके लिए मैंने कराया कि भाई ठीक है, मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है, इट्स अ स्मॉल थिंग। मतलब वो आपका एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं। हाँ, वो आपको एक रिलैक्स टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, इस अब ये कि अर्ली एज वर्सेस ओल्ड एज, अब क्या है, जैसे मान लीजिए सर, आपके और मेरे केस में ये फर्क होगा कि ये जो पर्दा है
वो मसल की एक्टिविटी से हो के उसमें परमानेंट क्रीज बन चुकी है, ठीक है ना। अब आप इसमें बोटॉक्स करेंगे तो मसल तो रिलैक्स होगी लेकिन वो क्रीज नहीं जाएगी, क्योंकि वो स्किन में परमानेंट बन चुकी है। और अगर मेरे ही इसमें अभी पूरी परमानेंट मेरी क्रीज नहीं बनी है, तो अगर इसके अंदर हम बोटॉक्स करेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा वो क्रीज बनने से। एक तो मतलब रिंकल्स भी कम करेगा। तो ये होता है डायनामिक रिंकल्स वर्सेस स्टैटिक रिंकल्स। तो डायनामिक मतलब कि जो एक्सप्रेशन करने पे आते हैं, और एट रेस्ट जो आ रहे हैं वो मतलब स्किन के अंदर बन चुके हैं, वो स्टैटिक रिंकल्स हैं। तो आपके केस में जैसे है बोटॉक्स तो करेंगे लेकिन वो जो रिंकल्स हैं उसमें फिलर इंजेक्ट करेंगे जिससे वो प्लेन हो जाए, वो गड्ढा जो है वो भर जाए। लेकिन मेरे में सिर्फ बोटॉक्स से काम चल जाएगा। अच्छा। तो आजकल एक और कंसेप्ट चला है, मतलब प्रिवेंटिव बोटॉक्स, मतलब कि एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए लोग बोटॉक्स ले रहे हैं। मतलब एक तो हो गया रिंकल आते हैं या एक्सप्रेशन के टाइम पे रिंकल आते हैं तब ले रहे हैं, एक बिना रिंकल आए भी ले रहे हैं। वो जस्ट की लाइंस ना बने इसके लिए मतलब परमानेंट लाइंस ना बने, एंटी एजिंग कंसेप्ट हो गया थोड़ा एक स्टेप आगे। तो वो कौन सी एज से शुरू करना चाहिए, कर देते हैं लोग? 30s में। मतलब ये 30s इज राइट एज है जिसमें जैसे हम लोगों ने शायद नहीं देखा या उस समय नहीं पता था। नहीं था तब, था ही नहीं सर, लास्ट अभी तो आया ये 4-5 साल में। क्योंकि मतलब आई एम नाउ 47, तो जी सर, मतलब वो 10 साल में या 12 साल में वो बन गए। तो अब आपको फिलर्स कराने पड़ेंगे। तो मतलब आप जो चीज बोल रहे हैं वो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तब तो फिर जल्दी एज में अगर 30-35 की एज में अगर आप ये करा लें तो आपकी स्किन, जो आपका फेशियल जो ऑरा है, वो ज्यादा अच्छी तरह आप लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करना पड़ेगा सर, है ना। मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अगर ये बोल रहे हैं कि भाई बोटॉक्स कर रहे हैं तो 6 मंथ्स ही हम बोलते हैं। तो उसके बाद फिर से आपको जाके करवाना है जो भी है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मतलब इट्स जस्ट लाइक गेटिंग, जैसे इंसुलिन लगाते हैं ना पेट में, इसी तरीके से 4 इंजेक्शन लगा देते हैं। इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, तो दैट इज डन। ओनली थिंग इज इट इज, मतलब हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है पॉकेट वाइज। क्या कॉस्टिंग आती है सर? कॉस्टिंग इसमें यूनिट्स के ऊपर रहती है, कितने यूनिट्स लगते हैं। नॉर्मली जैसे फोरहेड का एरिया, इसमें 50 यूनिट्स खर्च हो जाते हैं। और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हर क्लिनिक में वेरी करती है, फ्रॉम 300 to 400 रुपीज। तो 15,000 के आसपास पड़ेगा। हर 6 मंथ्स में देना पड़ेगा। तो अभी यही है कि इसकी कॉस्टिंग कम नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मतलब अच्छा, ये काफी दिन से इतनी ही है या पहले से कम हुई है? स्टिल अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स जो इम्पोर्टेड हैं और ड्यूटीज वगैरह की वजह से इम्पोर्टेड हैं, तो स्टिल अभी भी कॉस्टिंग जो है ग्रे मार्केट में भी लोग बोलते हैं अवेलेबल है। अभी ये बोटॉक्स के साथ दिक्कत एक और भी है कि ना, ये रेफ्रिजरेटेड चेन में आता है। मतलब कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द इंपोर्टर, थ्रू द कस्टम्स, टू द स्टॉकिस्ट, टू द रिटेलर, टू द क्लिनिक, पूरे में रेफ्रिजरेशन रहना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। मतलब वो डेड हो जाए, मतलब उसका इफेक्ट जो है प्रोटीन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो ग्रे मार्केट है, यू कैन नॉट एंश्योर कि भाई रेफ्रिजरेशन हुआ नहीं हुआ, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। इफेक्ट नहीं आया तो दे विल जस्ट रन अवे। मतलब ऑब्वियसली कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, बस ये इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। आप बोलेंगे कि मुझे तो इफेक्ट नहीं आया, एंड यू आर यूजिंग अ गुड प्रोडक्ट, है ना, रेप्यूटेड कंपनी, तो मे बी द रीजन नहीं आया इफेक्ट कि भाई कहीं पे रेफ्रिजरेशन चेन टूट गई तो दैट इज, तो हाउ कैन यू, मतलब ये अच्छा, तो ये हर 6 मंथ्स में कराना है, तो दैट मीन्स कि ये मतलब 6 मंथ्स तक ही रहता है जी। उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? बिल्कुल। ओके, उसके बाद फिर आपको वो हर 6 मंथ में लेना है। तो अगर आपको 20 साल कराना है, फॉर एग्जांपल आप 30s में शुरू कर देते हो, 50-60 तक रखते हो, तो वो आपको पैसा वो करना ही पड़ेगा। ओके, तो वही है कि अब 400 रुपए की कॉफी पीते हैं, 500 रुपए की पिज्जा खाते हैं, तो ठीक है। नहीं ठीक है, मतलब इट्स एक वे ऑफ लाइफ है और आप एक रास्ता तो दिखा रहे हैं। हाँ जी। कुछ तो है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, बोटॉक्स भी क्लियरली पता चल जाता है आप लोगों को कि इस बंदे ने बोटॉक्स कराया हुआ है? जैसे मैं अभी आपने बताया, मुझे तो बिल्कुल, अगर जैसे मतलब मुश्किल है बताना,
बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर प्रॉपरली किया हुआ बोटॉक्स है वो सटल इफेक्ट देता है। सटल इफेक्ट मतलब रिलैक्स फोरहेड देगा जो कि देखने में अच्छा लगेगा। और अगर ओवर बोटॉक्स कर दिया, अगेन वो ट्रेनिंग वाली बात है, अगर थोड़ा अनट्रेंड से कर दिया, ओवर बोटॉक्स कर दिया, तो वो अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाते, जो कि कई बार इमोशंस को बताने के लिए चाहिए। मान लो आप सच में गुस्सा आ गया, किसी को गुस्सा दिखा रहे हो और आपका गुस्सा ही नहीं दिखाई दे रहा मतलब वो आपको हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, आदमी चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं मतलब मतलब एग्जैक्टली, ओके, गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो ऐसा भी होता है भाई, अनट्रेंड एंड ट्रेंड है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात बोटॉक्स में यही है कि सर, और फिलर्स में भी यही है कि दीज आर टेम्पररी, है ना। आप मान लो कि आपको इफेक्ट नहीं पसंद है, आपको ज्यादा लगता है इफेक्ट, आपको कम लगता है, तो दे विल स्टे फॉर 6 months। 6 months, ओके, दे विल वीन ऑफ। इसी चीज के ऊपर जो ये ऑनलाइन रील्स चल रही हैं कि स्किन केयर के ऊपर कर लें और ये चीज डाल दीजिए, ये वाली आयुर्वेदिक, ये वाला लेप लगा लीजिए आप गोरे हो जाएंगे, या ये कर लीजिए तो आपकी स्किन एंटी एजिंग हो जाएगी, झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, इस पे कितना विश्वास करना चाहिए? देखिए, बात ऐसा है सर, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो सब ठीक है ना। जब हेल्थ या अपने ऊपर आती है तो आपको बिल्कुल वेरीफाइड सोर्सेज पे बिलीव करना चाहिए। एक मेरे को यूट्यूब का फीचर बहुत अच्छा लगता है, उसमें क्या है, जैसे हम अब कई बार कोई सर्च कर रहे हैं प्रोसीजर वगैरह में, तो नीचे लिख के आता है दिस इज फ्रॉम अ फिजिशियन दैट इज रजिस्टर्ड विद यूके गवर्नमेंट, है ना। दिस कम्स फ्रॉम अ फिजिशियन दैट इज रजिस्टर्ड विद यूएस गवर्नमेंट। तो वो दे आर वेरी लाइक, ये स्टार्ट हुआ कोविड के बाद से, जब मतलब नींबू के काढ़े से लेके सब कुछ चल पड़ा है ना। हर कोई डॉक्टर था, जो कि ठीक है, हर कोई कंसर्न करता है, हर कोई भाई पहले अपना, लेकिन जहाँ पे नुकसान ना हो वो वहां तक चलता है। लेकिन इस तरीके की सेफ्टी मेजर्स से जो है वो बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी धीरे धीरे लाना चाहिए कि फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स ओनली, है ना। और जो व्यूअर्स हैं उनको भी इतना वो होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ट्रस्टेड सोर्स को ही बिलीव करना है। और ट्रस्टेड सोर्स क्या है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है ना, कैसे है वो। तो वो धीरे धीरे, अब मान लीजिए कोई भी बोल देगा कि टूथपेस्ट लगा लीजिए फेस पे, दाना ठीक हो जाएगा, या कोई लेमन लगा लीजिए, उसके बाद फिर ओपीडीज में आते हैं हमारे पास एलर्जीज लेके। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि इस तरीके के जो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर देखने के बाद आप स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, इस तरीके की मतलब जो ब्लंडर्स लोगों ने किए होते हैं, उसका कोई ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या क्या किया होता है? जैसे पहले तो ये मस्से होते हैं यहाँ पे, स्किन टैग्स होते हैं, उनको चूना से जला देते हैं, चूना से, गार्लिक से जला देते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा पस बन जाता है, उसका पूरा पस बहरा होता है, फिर पहले उसको ठीक करो, और ठीक होने के बाद भी उसका एक परमानेंट स्कार रह जाता है ना। ऐसे ये स्टेरॉइड क्रीम्स बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हैं, ये ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, पर्टिकुलरली थोड़ा मैं बोलूंगा लोअर जो सोशल बैकग्राउंड है वहां पे सहेलियां एक दूसरे को बता देंगी, या क्या होता है सर स्टीरॉइड क्रीम से, होता क्या है, मतलब किस लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली क्या होता है इसमें, मैं इनको खिचड़ी ट्यूब बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेरॉइड डाल देते हैं, एंटीबायोटिक डाल देते हैं, एंटी फंगल डाल देते हैं, एक खिचड़ी बना देते हैं, और पेशेंट्स को, और इवन जो क्वैक डॉक्टर्स होते हैं उनको लगता है भाई कुछ भी है तो ये दिस विल कवर अप। तो ये किस लिए दी जाती है, मतलब? हाँ, तो ज्यादातर ये मलास्मा झाइयों के लिए, जैसे कोई लेडी जाएगी मेडिकल स्टोर पे, वो बोलेगी मेरे को यहाँ पे निशान है, मेरे को कुछ दे दो, तो दे विल बी, वो दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 50-60 रुपए की आती है, अदरवाइज जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं महंगे आते हैं, अनअफोर्डेबल भी रहते हैं कई बार। तो 50-60 की ट्यूब है, वो एकदम सिगरेट की तरह है कि भाई कहीं पे भी आपके जेब में 50 रुपए निकले, हाँ जी दे दीजिए। अब वो लगाना स्टार्ट करती हैं, दे सी वंडर्स कि भाई जो चीज इतने सालों में मेरे को इफेक्ट नहीं आया, अभी ये तो हफ्ते में आगे मैजिक हो गया। वो खुद तो करती हैं, 4 लोगों को और बताएंगी, ठीक है। अब वो, लेकिन वो उस पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, जैसे ही वो स्टॉप करेंगी वैसे ही पिगमेंटेशन वो रिबाउंड आएगी, और करते करते उसके महीने 2 महीने में साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, वो धूप में नहीं निकल सकती। अच्छा, हाँ, मतलब ये स्टीरॉइड क्रीम का ये साइड इफेक्ट है। हाँ, वो डिपेंडेंट बना देगी। मेरे ख्याल से स्टीरॉइड क्रीम में लिखा भी होता है कि सिर्फ 7 या 14 डेज यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ है? अभी तक तो नहीं लिखा हुआ, और काफी सारी चीजें ओवर द काउंटर। आपके हिसाब से वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, फेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म पे यूज करेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट, जैसे कि
नसें सी खड़ी हो जाती हैं, टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं इसको। ओके स्किन रेड हो जाती है, धूप टॉलरेट नहीं होती है, दाने निकलते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। ओके तो Okay. फिर उनसे फाइट करने के लिए जब अगर ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो इट यूजुअली टेक्स 5 to 6 months टू ट्रीट देम। बाप रे बाप, मतलब वो जो वो 1 महीने के लिए आपने यूज किया है उसको ठीक करने के लिए फिर 6 महीने लगते हैं। और कई पेशेंट्स तो सालों साल करके आते हैं, अच्छा अच्छा ओके क्योंकि उनको उससे कॉन्फिडेंस आता है ट्यूब लगाने से, क्योंकि लगाते ही उनकी प्रॉब्लम्स जैसे खुजली हो गई या जो ब्लेमिश हो गया वो गायब दिखता गायब है मैजिकली। हम्म। तो और इतना महंगा भी नहीं है, तो दे कीप ऑन अप्लाइंग इट विदाउट कंसल्टिंग एनीबॉडी। तो अभी आप पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन को ठीक करने का तरीका क्या है? क्योंकि मुझे लगता है लेडीज खास करके बहुत परेशान रहती हैं इससे। देखिए पिगमेंटेशन और क्या चीज होती है पिगमेंटेशन? हाँ जी पिगमेंटेशन मतलब कोई भी तरह का डार्क मार्क, है ना। जैसे बुखार बोलते हैं कि अगर फीवर है, बुखार है, मतलब कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे बुखार अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, टाइफॉइड, मलेरिया वगैरह। ऐसे पिगमेंटेशन भी कुछ भी हो सकता है। फेस पे पिगमेंटेशन झाई भी हो सकती है, मलास्मा, वो टैनिंग भी हो सकती है। वो जैसे कई मोटे लोग थोड़े जो हेल्दी लोग होते हैं उनके नेक पे पिगमेंटेशन या फोरहेड पे पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्एंथोसिस वो भी हो सकती है ना। ऐसे एलर्जीज भी होती हैं कुछ, जैसे लाइकन प्लैनस करके। तो पिगमेंटेशन मतलब कालापन, जो कि अलग अलग वजह से हो सकता है। लेकिन इसके अंदर 90% पेशेंट्स जो हैं वो मलास्मा के होते हैं, झाइयों के होते हैं, जो ज्यादातर लेडीज में ज्यादा कॉमन होता है। ब्राउन स्पॉट्स होते हैं फेस पे, नोज पे, फेस पे, और धीरे धीरे वो ओवर द इयर्स बढ़ रहे होते हैं। तो काफी लेडीज मैंने देखी हैं वो काफी परेशान रहती हैं मलास्मा से, पिगमेंटेशन से, सेल्फ कॉन्शियस रहती हैं। तो मलास्मा ऐसी चीज है कि वो अंदर से खुद से बनता है आफ्टर प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, मतलब ये होता ही होता है, नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल नहीं, मतलब अगर जैसे सारी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें से 4 को या 3 को होगा। कुछ इसमें जेनेटिक टेंडेंसी भी होती हैं कि क्यों होगा। कई बार थायराइड से भी कोई रिलेशन होता है, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी होता है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स का हम देखते हैं एक बार मलास्मा स्टार्ट हो जाता है तो वो कंटिन्यू होता है। मतलब आप दवाई भी कर लेंगे अगर तो वो ठीक सा हो जाएगा, लेकिन दवाई छोड़ देंगे तो फिर से रिबाउंड हो जाता है। तो इसमें ज्यादा पर्टिकुलर बहुत जरूरी है कि आप सेफ मेडिकेशंस करिए, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों की बात है। और इसके अंदर सन प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। घर में बैठे तो भी लैपटॉप ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है उससे भी मलास्मा बढ़ता है। अच्छा, तो ज्यादा ये मिसकंसेप्शन है, अगर हम बाहर जाएंगे तभी सनस्क्रीन लगाएंगे। 2 टाइम सनस्क्रीन कंपलसरी अगर कोई पिगमेंटेशन का या मलास्मा का पेशेंट है तो। तो जैसे डी पिगमेंटिंग क्रीम जो सेफ हैं, जैसे कोजिक एसिड है ना, नियासिनामाइड, लिकोराइस, ये सारे जो सेफ कंपोनेंट्स हैं, इसकी जो क्रीम है विदाउट स्टेरॉइड्स, इसको लगाना चाहिए और साथ में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेंटेन करना चाहिए। ऐसा मतलब 2-3 महीना करके इसको ठीक कर लीजिए या कम कर लीजिए, उसके बाद एक लाइट ट्यूब और एक सनस्क्रीन को छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि मतलब इसका आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड। इट कैन बी कंट्रोल्ड, जैसे बीपी है। जी हाँ, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड। बाकी कई बार हम लोग देखते हैं कि पोस्ट मेनोपॉज जब पीरियड्स वगैरह बंद होते हैं तो ये अपने आप से गायब हो जाता है। ओके। लेकिन तब तक तो आधी लाइफ तो निकल ही जाती है। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली हमें इसको कंट्रोल में रखना है एंड इजी चीजें करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड या ऐसी चीज नहीं करनी जो साइड इफेक्ट दे। और जब पहली बार आपके पास कोई मेडिकेशन कराने आया पिगमेंटेशन के लिए, उसको पिगमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड बर्थ की आप बात करें, चाइल्ड बर्थ के बाद किसी को आया तो कितने दिन में वो कंट्रोल हो जाएगा? कितने दिन के मेडिकेशन? 2-3 months है ना, 2-3 months के उसमें कंट्रोल हो जाएगा, देन मेंटेन लाइफ लॉन्ग यू कैन मेंटेन इट। Okay, and very easily you can maintain it without side effects. अच्छा, तो मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में अगर आप ये काम करते हैं तो इजीली यू कैन मेंटेन इट। ओके सर, कमिंग बैक टू जेन जी, क्योंकि हमने काफी देर बात कर ली है लेकिन जेन जी की डिस्कशन नहीं आया है, और मुझे लगता है कि इतने में ही सोशल मीडिया पे अप्रोच हो जाता है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो टीनेजर्स से शुरू होती है, जैसे ही एक चाइल्ड एडोलेसेंस में एंटर करता है, वो है सर एक्ने और पिंपल्स। एक्ने और पिंपल्स, पहले तो चीज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप बताएं कि ये क्या चीज होती है, क्या ये बीमारी है? दूसरा, इसको
ठीक करने का या मेंटेन करने का तरीका क्या है? जी, तो देखिए बेसिकली सर होता क्या है कि हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी पे नहीं है, अपर बॉडी पे ही है, मतलब कि चेस्ट तक, अपर बैक में, शोल्डर में, फेस में और स्कैल्प में। ओके। और बाकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये नहीं है, ऑयल ग्लैंड्स नहीं है। अब ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं। अब हमें पता है प्यूबर्टी आएगी, एकदम से हार्मोन सर्ज होगा, बढ़ेगा बॉडी में, तो उसकी वजह से ये जो एक्टिव हो जाएगा, ये ग्लैंड्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने की वजह से ऑयल ज़्यादा बनाते हैं। अब ये ऑयल पूरा अगर बाहर नहीं निकल पाता और फंस जाएगा पोर्स में ही, तो उसके वजह से दाने बनते हैं, और उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन दानों में पस बन जाता है, और वो दाने जब फटते हैं या फोड़ लेते हैं हम, तो उसके निशान जो बनते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हीलिंग के प्रोसेस में गड्ढे बन जाते हैं। तो पिंपल को ठीक करना जरूरी है। पहले जो कंसेप्ट था कि भाई जवानी आई है तो पिंपल तो आएंगे ही, हाँ। तो वो बात ठीक है, जवानी आई है पिंपल आएंगे, लेकिन अब ये क्या है कि जवानी आई है लेकिन पिंपल ठीक करने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कई बार परमानेंट स्कार्स छोड़ देते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग एक सोशल आपको स्कार बन के रह जाएगा। दूसरा है आपकी पूरे जो ध्यान है आपका टीनेज का, वो इसी में निकल जाएगा। बिल्कुल, मतलब मैं खुद बहुत परेशान था पिंपल से, ऑयली स्किन थी, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा एट टाइम्स जब आपका कल कोई इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल कल को किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, कल को किसी की शादी है, कल को किसी बड़ी पर्सनैलिटी से आपको मिलना है, तो आपका सारा फोकस आपके उस पिंपल पे रहता है। मतलब आप ये मतलब मैं उस ट्रॉमा को मतलब आज की डेट में सोचना भी नहीं चाहता कि वो कैसा होता है। तो वो टीनेज के बहुत गंदा ट्रॉमा होता है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल स्टेप्स अगर मैं बताऊं जो खुद से करने वाले हैं, वो है एक तो हमें स्कैल्प क्लीन रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि स्कैल्प और फेस रिलेटेड है, दोनों में ऑयल ग्लैंड्स हैं। तो जब स्कैल्प में ऑयल बनता है तो पिंपल्स तो बनते ही हैं सिर के अंदर, लेकिन इसके अलावा में वो डैंड्रफ भी बनाता है। तो जैसे हेयर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें ऑयलिंग अवॉइड करेंगे। ऑयलिंग लगाने, क्योंकि ऑयल पहले ही ज्यादा बन रहा है, तो ऑयल लगाने से और डैंड्रफ बनता है। ओके। तो ऑयलिंग अवॉइड करनी है हमें स्कैल्प में अगर पिंपल्स या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। एक एंटी ओवर द काउंटर हम एंटी फंगल शैम्पू यूज कर सकते हैं, है ना, कीटोकोनाजोल वाले होते हैं, या ये होते हैं अपने सैलिसाइलिक एसिड होते हैं, इस तरह के शैम्पूज यूज कर सकते हैं। उससे स्कैल्प का जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा में कई बच्चों को मैंने देखा है आगे आगे माथे पे पिंपल हो जाते हैं, क्योंकि उनके बाल जो हैं वो जो है बड़े होते हैं, और वो तो ये सोच रहे हैं कि वो छुप रहे हैं, लेकिन वो ही कॉज कर रहे हैं पिंपल्स को, है ना। तो बाल छोटे करने से फायदा रहता है। बाकी इसमें क्या है, डाइट का भी रोल है। हाँ, जो स्वीट्स हैं, जो मीठी चीजें हैं, आधी चीजें तो मीठी हैं, जैसे कि स्वीट्स हो गया, शुगर जैसे हम डालते हैं अगर चाय में, फास्ट फूड भी, है ना। अगर 3 चीजें अवॉइड करनी है, एक तो शुगर आइटम है, एक फास्ट फूड्स है, और एक है आपका जैसे जंक फूड, फास्ट फूड एक ही चीज हो गया, और एक चीज हो गया जैसे आप प्रोटीन पाउडर्स वगैरह भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, जो जिम जाते समय वो करते हैं। इसका भी इम्पैक्ट है। और कई बार बहुत ही सीवियर पिंपल होते हैं तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी मना करते हैं, थोड़े से। लेकिन इनमें अगर मेरे को कैटेगराइज करना पड़े तो शुगर सबसे मेन वो है कल्प्रिट। शुगर से जैसे कईयों को आम से एकदम से निकल जाते हैं, है ना, तो शुगर। अच्छा, जो बॉइल्स निकलते हैं आम वाले, वो पिंपल ही होते हैं बेसिकली? पिंपल ही होते हैं ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर। तो शुगर, फिर उसके बाद फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वे प्रोटीन भी कई हद तक। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमें। जो है वाटर इनटेक ठीक ठाक रखना चाहिए हमें। इनको पिंपल को ज्यादा फोड़ना नहीं चाहिए। ईजियर सेड देन डन, क्योंकि जब पिंपल निकलता है तो पूरा ध्यान फोकस उसी पे जाता है, और जब तक वो रिलीज नहीं कर लेते तब तक माइंड में टेंशन बनी रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो इस चीज को देख लें, इस चीज को समझ लेंगे कि इससे जो गड्ढा या निशान बनेगा दैट विल टेक 3 months टू गो, और अगर उसी पे वो दवाई लगाएंगे दैट विल टेक 2 weeks टू गो, तो वो थोड़ा सा मतलब उससे डिस्ट्रैक्शन अपने आप को देना है, थोड़ा सा वो करना है। बाकी इसके अलावा में जो है फेस वॉश बहुत जरूरी है ना। ऑयली स्किन है तो दिन में 2 से 3 बार हमें फेस वॉश करना है। फेस वॉश थोड़े हार्श होने चाहिए। ओके। अगर ऑयली स्किन है
तो थोड़े हार्श फेस वॉश होंगे जैसे सैलिसाइलिक एसिड वाले तो ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं बोलूं बहुत जेंटल फेस वॉश जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो ज्यादातर हेल्प नहीं कर पाते ऑयल वॉश करने के लिए, है ना। जैसे कुछ तो मतलब हार्श का मतलब मेरा कहने मतलब का जैसे जो ड्राइनेस ज्यादा दे, जी मेरे सर, ख्याल से। जी सर, ओके, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो, इस तरह के कुछ केमिकल्स हो जो मतलब ऑब्वियसली स्किन को सूट करना चाहिए। ऐसा भी हार्श नहीं कि भी रैशेस हो जाए, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली बहुत ज्यादा लाइट प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते। ओके, वो पर्पस सॉल्व नहीं करता। अच्छा, एक चीज और है सर, इसमें इसको मैनेज करने के लिए क्या कोई ऐसा मतलब जैसे कहते हैं इमीडिएट रिलीफ वाला होता है कि फॉर एग्जांपल कल आपका वाइवा है और आज आपके पास एक पिंपल आ गया रात में या वो है, तो 24 आवर्स है आपके पास, तो इसको कोई तरीका है इसको मैनेज करने का? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ चीजें हेल्प करती हैं, लेकिन ये बोलना कि बिल्कुल कि कम हो जाए, मतलब नहीं, उसकी ग्रेविटी कम हो जाए। हाँ, इतना तो बोल सकते हैं कि ग्रेविटी कम हो जाए, कम हो जाए, सेटल हो जाए। लेकिन ये वो एकदम अश्योर करना कि अगले दिन पिंपल नहीं मिलेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आपने भी देखी, मतलब सही होगी, और हम सब, एक टीनेजर जो आज है वो सहता है, तो एज अ डॉक्टर, क्योंकि उसके बाद ना आदमी सीधे गूगल पे जाता है और कुछ भी टेस्ट करता है, तो एज एन एक्सपर्ट आप बता सकते हो कि भैया अब ये है, अब ये हो तो गया है, कल सुबह तक अगर ठीक करना है, परसों सुबह तक ग्रेविटी कम करनी है, तो शायद आप प्रोफेशनल हेल्प दे सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो एक मैंने देखा है जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड करके एक मॉलिक्यूल है, वो काफी जल्दी असर करता है। आजकल उसकी स्पॉट करेक्टर क्रीम आती हैं, जो आप सिर्फ वही पिंपल पे लगा सकते हैं। थोड़ी हार्श होती हैं लेकिन वो जल्दी असर करती हैं। इसके अलावा में आप जैसे आप बता रहे कि अगले दिन ही आप चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, केमिकल पीलिंग एक चीज होती है। केमिकल पीलिंग एक क्लिनिक प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, केमिकल लगाते हैं, जैसे जेस्नर पील करके एक होता है, वो क्या जला देता है पिंपल को। ओके, वो बेसिकली उतना जो इन्फ्लेम्ड रेड स्किन है उसको एक तरह से बर्न कर देता है। उसको बाकी जगह नहीं लगाना है? हाँ, वो क्लिनिक पे किया जाएगा, तो वो सिर्फ स्पॉट पे लगाते हैं। ओके, वो प्रोसीजर है, मतलब जैसे किसी फॉर एग्जांपल किसी लेडी की कल शादी है, तो दैट इज हेल्पफुल। अच्छा, है ना, एकदम से हेल्पफुल है। बाकी ये जो चीज है कि भाई एकदम से लास्ट मोमेंट वाला, ये तो वो सिनेरियो हो गया, लेकिन ज्यादातर में इसमें लॉन्ग टर्म केयर, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मतलब लेकिन ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मोनल चेंज है जो आएगी ही आएगी। इसको आप अगर ढंग से हाइजीन को मेंटेन करते हुए, स्कैल्प को जैसे आपने बोला, तो कितनी बार, अच्छा एक और सर कंफ्यूजन होता है, जैसे आपने बोला स्कैल्प को क्लीन रखना चाहिए, तो एक आदमी को जो जैसे हम नहाते हैं, वॉश कितनी बार करना चाहिए हेड? तो आइडियली हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करना चाहिए। ओके, है ना। थोड़ा सीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर जैसे विंटर्स में आपको ज्यादा फ्लेकिंग हो रही है अगर स्कैल्प में, तो आप ज्यादा वॉश करिए, 3 बार करिए। अगर आपको थोड़ी कम फ्लेकिंग हो रही है, आपको क्लीन लग रहा है स्कैल्प, ये बड़े बाल हैं आपके, तो आप 2 बार करिए, लेकिन 2 बार इज बेयर मिनिमम। वीक में 2 बार करना ही करना है। ओके, है ना, क्योंकि मतलब मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं, वो सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो वीक में 1 बार वॉश करते हैं। और पिंपल से डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्कैल्प? बिल्कुल, स्कैल्प है 100%। मतलब कि वो डैंड्रफ नीचे आएगा तो पिंपल करता है। ओके, ये एक मुझे लगता है कि काफी बड़ी सी मतलब मेरे लिए एनलाइटनमेंट है, क्योंकि मतलब अच्छा अगर आपका स्कैल्प गंदा है तो पिंपल होगा। ओके, है ना। तो जैसे अगर वीकली वंस कर रहे हैं तो उसमें क्या बहुत बिल्डअप हो जाता है डेड स्किन का और स्कैल्प में ना, तो इचिंग वगैरह तो देता ही है, साथ में पिंपल भी कॉज करता है। ओके, तो एक फेस वॉश बहुत जरूरी है। अब जैसे अब मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। पहले ये था कि पिंपल जहाँ ऑयली होता था वहाँ मॉइस्चराइजर मतलब इतना रिकमेंड नहीं करते थे, लेकिन अभी मॉइस्चराइजर्स ऐसे आ गए हैं जो लाइट वेट है, बिल्कुल पानी जैसे रहते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि पैराडॉक्सिकली ये है कि ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। मतलब ये नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगा लिया तो बहुत ऑयली हो जाएगा। ऑयली मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो पोर क्लॉग हो जाएंगे और ज्यादा पिंपल होंगे। तो बिल्कुल ये लाइट मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कौन सी चीज आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, जैसे हाइलुरोनिक एसिड करके एक मॉलिक्यूल, हम पहले फिलर की बात, ऐसे मॉइस्चराइजर भी आता है, तो वो पोर्स बंद नहीं करता। तो वो बिल्कुल पानी या जेल टाइप का होता है, तो वो लगा सकते हैं, है ना। जेल बेस्ड चीजें लगा सकते हैं, लाइट सनस्क्रीन लगा सकते हैं। आप टॉपिकल कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। बाकी ज्यादा अगर
हर पेशेंट का अलग है, मतलब सीवियरिटी पिंपल का, है ना, तो उसकी एज ग्रुप अलग है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से डॉक्टर से बात करके, मतलब ये जो अभी आपने जितने बताया ये टीनेजर्स के लिए सबसे सेफ है। हाँ, सेफ है। ओके। एक मैं अगर नाम ले सकूं तो एक बहुत ही हर किसी ने सुना है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, वो मेरा बहुत फेवरेट है। ओके। फेवरेट क्यों है? एक तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है पॉकेट पे, इजीली अवेलेबल है, ऑयल बिल्कुल वो कर देता है। हाँ, ऑयल कम कर देता मैंने है, काफी यूज किया है। हाँ, तो उसमें ना एक उन्होंने क्या बढ़िया चीज की है, जैसे ऑयल कंट्रोल तो है ही है, लेकिन उन्होंने ग्लिसरीन डाल रखा है, तो उससे क्या है, ग्लिसरीन डालने से ऑयली भी नहीं रहेगा, साथ में आपको जब आप वॉश कर लेंगे तो एक बहुत ज्यादा हार्श नहीं रहेगा, हाँ, हार्श भी नहीं है और वो भी है, तो इट इज माई फेवरेट बेस्ट पिक। इवन मैं क्लिनिक में भी पेशेंट्स को लिख देता हूँ, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने सोप बहुत यूज किया है, सोप में भी कुछ ऐसा है? हाँ, सोप अब धीरे धीरे पता नहीं, अच्छा, कम यूज करना हो गया है। सोप में भी कुछ ऐसे आते हैं, एंटी एक्ने सोप आते हैं, है ना, डर्माड्यू सोप आता है एक्ने के लिए, लेकिन सोप ज्यादातर टीनेजर्स प्रेफर नहीं करते, उनको थोड़ा हाइजीनिक सा नहीं लगता। एग्जैक्टली, अब कम हो गया काफी, बहुत कम हो गया, अब सब फेस वॉश ही करते हैं। फेस वॉश पे आना चाहिए। ओके ओके ओके। इसी तरह से एक और बहुत इम्पैक्ट चीज करती है, वो है मोल्स और स्किन टैग्स की, जो अभी आपने बात भी की थी, और उसी से एक एक्सटेंडेड है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले तो स्किन टैग और मोल्स के बारे में बताएं कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि पहले ही बोला जाता था कि मोल्स अगर ढंग की जगह है तो वो आपको एस्थेटिकली आपकी खूबसूरती बढ़ा देता है, लेकिन वो गलत जगह है तो वो सॉल्व ही नहीं होता। जी जी। अच्छा, मोल्स और स्किन टैग्स तो देखिए ये हो गया है, जो एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है गर्दन की साइड पे या कहीं पे, तो वो स्किन टैग्स हैं जी। नॉर्मल एजिंग के प्रोसेस में भी 2-4 ये बन सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फाइन है। ओके। लेकिन कई बार अगर कोई ज्यादा हेल्दी है, उस प्रोसेस में ये बनते हैं, तो उसकी वजह से पूरी गर्दन, अंडर आर्म्स भर जाते हैं। वो तो सरीन साहब ने अपने पॉडकास्ट में, पता नहीं आपने सुना कि नहीं? मैंने सुना है, हाँ, कि वो लीवर की एक जो फैटी लीवर की पहचान है, वही स्किन टैग्स हैं, उन्होंने जैसा बताया। जी 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 जी। तो उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली लेजर से, है ना, उसमें वही अगेन वो क्रीम चूना वगैरह से वो जल जाता है, फिर उसमें कॉम्प्लिकेट कर देता है वो, तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी या CO2 लेजर वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आराम से कर सकता है, वो सिंगल सिटिंग में सारे हट जाते हैं, और वो दोबारा नहीं आते हैं उसके बाद। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये खुद से ही बने हैं तो दोबारा भी खुद से बन सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि ये ओवरवेट की वजह से ना हो। अगर ओवरवेट है तो आपको ऑब्वियसली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सब करना है, जिससे नए बनने कम हो जाए। लेकिन ये नहीं कि आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो जो है वो झड़ जाएंगे, वो तो नहीं, मेरे ख्याल से खत्म होता है। तो वो नहीं खत्म होंगे अनटिल अनलेस आप उसको रिमूव नहीं कराओगे। लेकिन ये है कि जो ओवरवेट वगैरह आप कंट्रोल कर दोगे, उससे और नहीं बनेंगे। तो ये है स्किन टैग्स को हटाया जा सकता है, बिल्कुल। और आपके हिसाब से सबसे इफेक्टिव तरीका लेजर ही है? लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्रीम से हटाया जा सकता है? नहीं हटता, क्रीम से नहीं हटता। ये बोला जाता है सर, स्किन टैग जो होते हैं वो होम्योपैथी में उसका बहुत इलाज है, ये बहुत सारी रील्स में मैंने देखा है, और कई लोग बोलते हैं, तो ऐसा है क्या? मैं वही बोलूंगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है अच्छा होम्योपैथी का, है ना, मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जो मतलब एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में हमारे पास रिमूवल है, दूसरा है हम मेटाबॉलिकली अगर मान लो किसी को बार बार हो रहा है, तो उसमें हमारे पास कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, बेसिकली वो विटामिन होते हैं जो इनकी टेंडेंसी को कम कर देते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक विटामिन की तरह से खिलाया जाता है, अलॉन्ग विद वेट लॉस, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह। ओके। और सेम चीज अगर हम मोल्स के ऊपर आते हैं, मोल का ना मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। एक तो होते हैं मोल जो बाई बर्थ है या अर्ली एज से हैं, एक है जो धीरे धीरे एज के साथ आए हैं। तो वो अगर फेस पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी। तो कहीं है उस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग जो है ब्राउन स्किन है, हम एक तरह से, मैं स्टार्टिंग से अपने कैरियर में बोलता आया हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं ब्राउन स्किन लेके, क्योंकि यही मोल जो है कैंसर बन जाते हैं अमेरिकन स्किन में या यूरोपियन स्किन में, वाइट स्किन में बेसिकली, और वहाँ पे इट इज अ वेरी मेजर थिंग। अच्छा, ये अगर आपके मोल्स हैं तो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं देखने के लिए कि कोई मोल चेंज तो नहीं हो रहा साइज में हर साल, क्योंकि दैट इज अ कॉमन थिंग देयर।
ओके, which is very Okay. very rare in our Okay. setup, in our country. अच्छा, मतलब ब्राउन स्किन में नहीं होता है वो। हाँ, तो अच्छा। because their skin is very sensitive to sun, हाँ, तो उसकी वो वजह मेरे से ख्याल से ओजोन डिप्लीशन से भी वो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि वो उससे ओजोन से भी है, और दूसरा इनकी वाइट जो स्किन होती है वो सन बियर नहीं कर सकती, ओके, उसकी वजह से तो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, डैमेज हाँ। होता है जो सेल्स में, उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैंसर्स में। स्किन मोल। कैंसर इज वेरी कॉमन, मोल, मेलेनोमास, मोल जो है वो पहले मोल है, बाद में वो मेलेनोमा में बन गया। तो तो अभी हम अपनी बात करें तो जो बेसिकली देखिए प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इसमें। आते हैं तो आते ही हैं, मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं क्या करें कि और ना आए। मैं बोलता हूँ कुछ है ही नहीं करने के लिए, आप क्या करोगे? मतलब आप सनस्क्रीन लगाइए, दैट इज अ गुड हैबिट। फेस वॉश कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए। अच्छा, इसमें भी सनस्क्रीन और फेस वॉश से फर्क पड़ता है? फेस वॉश से नहीं, बेसिकली सनस्क्रीन जो है वो थोड़ा सा इसको प्रिवेंट करता है। 2 टाइम प्रॉपर सनस्क्रीन, अच्छा सनस्क्रीन लगाइए, है ना। दैट इज मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज देयर इन योर हैंड। अच्छा, हाँ, अच्छा। अब जैसे मेरे है, वो मेरे बचपन से है, ये आई के ऊपर है, हाँ, तो वो है। अब मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको हटाना चाहिए, बट आप जैसे बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब अगर मैं आपके जैसे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाऊं तो मैं ऑब्वियसली पूछूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग आते हैं। रिमूवल इज इजी, है ना। देखिए रिमूवल के वही 2 तरीके ज्यादातर रहते हैं, CO2 लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब लेकिन दिक्कत ये आती है कि कई बार रिमूवल के प्रोसेस में स्कार्स छोड़ते हैं। ओके, हाँ, तो अगर तो कोई छोटा है, जितना छोटा मोल होगा उतना ही छोटा स्कार बनेगा, मतलब कम दिखाई देगा। अगर जितना बड़ा मोल रिमूव होगा उतना बड़ा स्कार बनता है। अगर बहुत ज्यादा ही बड़ा कोई मोल हो जिसके अंदर हेयर्स भी आ रहे हो, तो उसमें हम लोग लेजर्स की बजाय सर्जिकल अप्रोच प्रेफर करते हैं, उसको कट कर देते हैं। हाँ, उसको रिमूव कर देते हैं हम इन टोटल, और वहां पे उस जगह पे छोटी सी लाइन आती है। ओके। लेकिन अगर 1-2 मोल है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर कोई ज्यादा एस्थेटिकली मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हटवा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या मिथ है, आई डोंट नो, आप ही वो कर सकते हैं। बोलते हैं क्योंकि शायद आपने जो भी ब्राउन स्किन की बात की, हम ब्लेस्ड हैं और वाइट स्किन से ही वो आया है कि ये कैंसर में चेंज आता है, तो लोग बोलते हैं इसको छूना नहीं चाहिए। और उसके बाद क्वैक्स के बहुत बड़े अच्छे आइडियाज बचपन से मैंने सुने हैं कि वो घोड़े का बाल होता है, उसको बांध देते हैं और उसको बांधने के बाद वो हट जाता है। क्या ये ऐसा कुछ है? ये मोल में तो इतना सक्सेसफुल नहीं है घोड़े का बाल। ये स्किन टैग में कई बार काम कर जाता है, लेकिन उसके अंदर काम करता है। हाँ, बेसिकली आप ब्लड सर्कुलेशन उसकी ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसको स्ट्रैंगुलेट कर दे रहे हैं एक तरह से। उसको क्या करते हैं, वो स्ट्रैंगुलेट करके उसको छोड़ देते हैं, बांध के उसको छोड़ देते हैं ये लोग। तो बेसिकली इसमें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोसेस बहुत इजीली एक बार में हो सकता है, वो आप उसको बहुत पेनफुल बना देते हो, क्योंकि वो एक तरह से आप उसकी सर्कुलेशन खराब कर रहे हो, तो वो दर्द करेगा, कई बार वो इन्फेक्ट भी हो जाएगा। अच्छा, तो घोड़े का बाल ही क्यों सर? जस्ट ऐसे ही, तो धागा भी बन सकते हैं। मैं धागा नहीं बन सकते उसको? बिल्कुल धागा भी बन सकते हैं। अच्छा, मतलब घोड़े का बाल कहाँ से आया? कहीं बस अपने मतलब आपने कभी, जब आप MD कर रहे थे, आपके पास ये आया था, मतलब तो ये आप लोगों ने कभी ये आया कहाँ से भाई? घोड़े का बाल, वाई घोड़े का बाल कहीं से चल गया बस। अच्छा, ये मतलब चल रहा है तो चल रहा है। ओके, ऐसे जस्ट कोई वैसा उसका लॉजिक नहीं। बट उसको आप ब्लड सर्कुलेशन रोक रहे हैं तो वो किया जा सकता है। अच्छा, तो वो लेकिन वो ये पेनफुल है वो। वो दर्द करेगा आपको 1 हफ्ते तक, तब वो झड़ेगा और कोई निशान छोड़ेगा। उससे अच्छा आप उसको स्पॉन्टेनियसली हटवा सकते हैं। तो मोल्स को भी ऐसे ही रिमूव करा सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है कि सर कि मोल्स को आपने एक जगह हटाया वो दूसरी जगह आ जाएगा? नहीं, ये मिथ है। ठीक है ना, वो अगर आएगा तो नेचुरली खुद से आएगा, उसमें हटाने का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये इंश्योर करना चाहिए कि बेनिफिट है हटाने का या नहीं, एस्थेटिकली भी। मान लो कि ऐसा ना हो कि मोल हटाने से जो आपको रिजल्ट आना है, स्कार बन जाएगा, जो आप उसको लेके पछताओ। तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो फेयर डिस्कशन करिए कि कितना स्कार बन सकता है, क्या है ना, व्हाट आर, मतलब क्या ट्रीटमेंट ज्यादा वो रहेगा। मोल है तो उसको हटाना ही ऐसा 100% जरूरी नहीं है। ओके। अच्छा, एक और चीज है कि जब आप मोल के ऊपर इस तरीके का कोई भी इलाज करते हैं और आप मोल हटवाते हैं या मोल को कम करने की फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो जो भी आपने बोला कि वाइट स्किन में वो
कैंसर में बदल जाता है, ब्राउन में नहीं बदलता है। आपने कभी वो केसेस देखे हैं कि वो हटाने की प्रोसेस में या इंडिया में भी वो चेंज होता है कैंसरस उसमें? मैंने अपने कैरियर में अभी तक एक केस देखा होगा मेलेनोमा का, जो बेसिकली मोल टाइप के कैंसर्स होते हैं, हाँ। है ना। दो इतना रेयर है, इतना रेयर है। ओके। 8 साल में और प्लस एमडी में भी मैंने एक भी केस नहीं देखा। तो मेलेनोमास बहुत अनकॉमन है, ब्राउन स्किन में नहीं जी, होता है। हमारे अच्छा, कंट्री। इसमें मैं क्यों आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, जब आप मोल्स के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं तो बेसिकली अगर आप देखिए तो जो टेलीमेडिसिन है जो गूगल के ऊपर चलता है वो सबसे ज्यादा यूएस एफडीए का ही चलता है, यूएस का ही चलता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मिसकंसेप्शन इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो बता तो वाइट के लिए रहा होता है, आदमी यहाँ ब्राउन में सोचने जी जी, कई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास ये गूगल से देख के कि सर ये कैंसर तो नहीं है, वो वहीं से डायरेक्ट हुए होते हैं। कि जैसे जब तक वो सब ओके बता रहा है गूगल तब तक ठीक है, जब जैसे कैंसर आ गया तो फिर नहीं उनसे रहा। गूगल की जो एंडिंग होती है किसी बीमारी को कैंसर पे होती है, किसी बीमारी की। मुझे तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि गूगल में अगर आपने जो भी चीज सर्च किया उसकी एंडिंग कैंसर पे होती है। स्टार्ट वो कहीं से भी हो रहा है, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो अल्टीमेटली आपको इट विल लीड टू कैंसर जी। तो आप सीधे उन लोगों को क्या बता देते हैं कि भाई ब्राउन स्किन है, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके ओके। अच्छा सर, इसमें ही हम प्रोसीजर के ऊपर में सारी बात कर चुके थे। एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और इंडिया में वो एक टैबू है और उसको सुधारने के लिए मुझे लगता है पिछले 5000 साल से, जब से हमारी वो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली जो एक पूरी सिविलाइजेशन है, वो ये है कि हमें गोरा होना है। किसी भी तरीके से कुछ भी करिए, मुझे गोरा होना है। एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली, अब उन्होंने चेंज कर दिया है, आपको पता ही है, नाम भी चेंज कर दिया है। अब गोरा होने का क्या तरीका है, क्या कोई तरीका है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम आज से 30 साल पुरानी शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाजीगर, कुछ होता है, बाजीगर कुछ होता है तो बहुत बाद में आई बाजीगर में जो काजोल और शाहरुख खान का जो स्किन टोन था और जो 2025 में आज जो शाहरुख खान का और काजोल का स्किन टोन है वो बिल्कुल चेंज है जी, है ना। तो आज तो कुछ ना कुछ तो है बाजार में ऐसा, तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे आदमी गोरा हो सकता है? तो सर देखिए, ये जो एक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा केयर करते हैं क्योंकि इसी से उनका रोजी चल रही है। इसमें जो डीपिगमेंटिंग क्रीम है, सनस्क्रीन है, सन प्रोटेक्शन है, ये सब तो है ही। इसके अलावा में ग्लूटाथायोन नाम के मॉलिक्यूल का रोल है और एक स्किन टोनिंग लेजर्स होते हैं उसका भी रोल है। तो ये ग्लूटाथायोन पे भी बात करते हैं और स्किन टोनिंग लेजर्स पे भी बात करते हैं। बेसिकली स्किन टोनिंग लेजर्स क्या होते हैं? क्या होता है सर पहले ग्लूटाथायोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन है जो कि नॉर्मली लिवर कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता था। देखा गया है कि उनमें स्किन लाइटनिंग हुई है, तो वहां से वो यूज होना शुरू हुआ स्किन लाइटनिंग के लिए। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो बेसिकली ग्लूटाथायोन क्या करता है, जो बॉडी में वे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो मतलब एजिंग करते हैं, जो डैमेज करते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके तो लेकिन ये जो स्किन लाइटनिंग का प्रोसेस है वो इसलिए करता है क्योंकि ये जो मेलानिन बनने का जो प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन करता है इनडायरेक्टली। तो उसकी वजह से स्किन लाइटनिंग इफेक्ट पूरी बॉडी पे दिखाई देता है। अब बात ऐसा है कि ग्लूटाथायोन इसीलिए जो है वो बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है और सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन वो ग्रे मार्केट में अनरेगुलेटेड भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन लाइटनिंग के लिए, पर्टिकुलरली बॉलीवुड सर्कल्स में या फिल्म जो सर्कल्स हैं, फिल्म सिटी वाले सर्कल्स हैं, वहाँ पे मतलब वो क्योंकि रोल्स वगैरह के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ग्लूटाथायोन को क्या ये क्रीम की तरह अप्लाई किया जाता है या ये इंजेक्ट किया जाता है? तो इसकी सर क्रीम भी आती है, हाँ मैंने देखा है, हाँ, सोप भी आता है, ओके, जो कि इफेक्टिव मतलब ये पता चल गया कि ग्लूटाथायोन है तो आपको तो हर चीज में डाल दी गई, सब बना दिया, ओके, सोप बना दिया, क्रीम बना दी, टैबलेट है, यहाँ तक कि इसके एक वो च्युइंगम्स भी चल रही हैं। मतलब आदमी खा भी वही रहा है, पी भी वही रहा है, लगा भी वही रहा है, सब वही कर रहा है, चाहे वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसका वो सैशे आते हैं जो पानी में घोल के हम
पी सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं जो जीभ के नीचे रखनी होती हैं। इंजेक्शंस तो ऑब्वियसली आती है। तो ग्लूटाथायोन हर फॉर्म में अवेलेबल है। okay. लेकिन ऑब्वियसली इसमें से कई सारा ग्लूटाथायोन तो इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि ये सोप का कोई काम नहीं है, है ना। इवन ग्लूटाथायोन क्रीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। टैबलेट्स इफेक्टिव हैं, यहाँ तक कि जो ये सबलिंगुअल पैचेस आते हैं वो इफेक्टिव हैं, इंजेक्शंस इफेक्टिव हैं। लेकिन ग्लूटाथायोन के साथ एक दिक्कत है कि इसका इफेक्ट टेम्पररी है। अच्छा, हाँ, इसका इफेक्ट भी टेम्परेरी है। हाँ, ओके। स्किन में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। तो एक तो ये बिल्डअप होता है, जैसे आप दवाई शुरू कर रहे हैं 1 से 2 महीने में, और धीरे धीरे इसका इफेक्ट और ज्यादा आएगा इवेंचुअली 3 to 6 मंथ्स में। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो ये 3 मंथ्स में इफेक्ट धीरे धीरे फेड हो जाएगा। ओके, मतलब ये देर से इफेक्टिव होगा लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब देर से इफेक्टिव होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और इफेक्ट जो है वो तब तक ही आएगा जब तक आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। ओके। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्ट वाला सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? देखिए, इंजेक्ट वाला जहाँ पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी का ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू है, कोई एयर होस्टेस का इंटरव्यू है, या कोई शादी से रिलेटेड कुछ है, तो समझ आता है। तो मतलब स्किन टोन जो होती हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक लेडी आज उसको अप्लाई करती है, उसकी 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में शादी है, जो भी आपने बोला, थोड़ा सा टोन इंप्रूव होगा। कितना टोन इंप्रूव हो सकता है? 2 शेड इंप्रूव हो सकता है। और इसी को अगर वो 4 महीने लगा देती है तो ज्यादा इंप्रूव होगा। ओके, इतना इफेक्टिव है? इफेक्टिव तो है सर। ओके, इफेक्टिव है। बाकी नॉर्मली सिर्फ ग्लूटाथायोन पे ज्यादातर लोग डिपेंडेंट नहीं होते, जो वाइटनिंग करवा रहे हैं, वो डीप पिगमेंटिंग क्रीम भी लगा रहे हैं, वो सनस्क्रीन भी लगा रहे हैं, वो लेजर भी करवा रहे हैं। तो सारी चीजें मिल मिला के रिजल्ट देती है। सिर्फ अकेले ग्लूटाथायोन कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा? नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे आप वाइटनिंग के लिए आप करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें ज्यादा और चीजें भी ऐड की जाएंगी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर किसी को स्किन ग्लोइंग या स्किन वाइटनिंग करनी है, सबसे इफेक्टिव ग्लूटाथियोन ही है? पहला स्टेज? मेरा पहला रिकमेंडेशन तो डीप पिगमेंटिंग क्रीम्स रहेगा। डीप पिगमेंटिंग, ओके। जो जैसे कोजिक एसिड वगैरह। सनस्क्रीन इज मस्ट, ओके, है ना। ओके। फिर ग्लूटाथियोन ऐड किया जाएगा, है ना। और लेजर टोनिंग। ओके। तो ये अगर कोई भी एक लेडी या कोई भी एक टीनेजर, अच्छा किसी एज में है, इसको करना चाहिए या ग्लूटाथियोन कभी भी यूज कर सकते हैं? नहीं, कर तो कभी भी सकते हैं सर, लेकिन मेरे को ये लगता है कि टीनेजर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ेंगे तो मेंटेनेबल नहीं रहेगा। मैं उस पे आ रहा था, मैं खर्चे पे अभी आ रहा था जी। मेंटेनेबल नहीं रहेगा ऑब्वियसली। जरूरत नहीं है, तब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है। ये तो जब आप कोई जैसे 30s में है, शादी वाला है, या कैरियर इस तरह का है जो फ्रंट ज्यादा फेसिंग है, एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस है, या फिर मतलब बहुत ज्यादा है, हाँ जी, ग्लैमर वर्ड में है, जी, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। ओके। और जब आप इस जो आपने 3 या 4 प्रोसीजर बताए, उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा इस को 3 या 4 शेड्स इंप्रूव करने के लिए? 3-4 महीना लगेगा सर। 3-4 महीने में वो उस लेवल पे आ जाएगा। और उसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, जब तक भी है। जैसे ही आप छोड़ेंगे खत्म हो जाएगा? 3 महीने 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सर इसकी कॉस्टिंग पार्ट पे। तो ये 4 प्रोसीजर आपने बताए, एक ग्लूटाथियोन, एक पिगमेंटेशन, एक सनस्क्रीन और एक लेजर। ये 4 प्रोसेस को अगर आप एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो की तरह आप देंगे किसी को, तो इसका एक बार का जो 6 महीने, 4 महीने या 5 महीने का टोटल खर्चा क्या होगा? सर बहुत वेरी करता है ये मशीनरी पे, कौन सी क्वालिटी की मशीनरी है, क्लिनिक कहाँ पे है, कौन से लोकेशन में है, बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर्स हैं। फिर भी एक रेंज, जैसे ग्लूटाथियोन आईवी अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आईवी ग्लूटाथियोन लगा रहा है तो उसकी कॉस्टिंग 3 to 5,000 के आसपास रहती है। और लेजर टोनिंग की अगर बात करते हैं, लेजर्स अगर करा रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी ऐसी रहती है 3 to 5,000। ओके। उसके ऊपर अगर ग्लूटाथियोन टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो वेरी करते हैं 40 to 100 रुपीज पर टैबलेट के हिसाब से। और डीप पिगमेंटिंग 40 to 100 पर टेबलेट? नहीं 40 रुपीज
₹200 पर टैबलेट। ओके ओके। और डीपिगमेंटिंग क्रीम जो है वो 300 से लेके ₹800 तक की आती हैं। सनस्क्रीन भी ऐसे ही है। ओके। तो कुल मिला के ये है कि अगर कुछ कुछ चीजें आप कर रहे हैं, मतलब एक मोटा मोटा खर्चा देखें तो मेरे ख्याल से कुछ 6-7,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा पर मंथ का, हाँ, तो मतलब 24-25,000 फॉर 4 मंथ जी। उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए सेम खर्चा है कम या फिर कम होगा? कम हो जाएगा। जैसे अगर कोई आईवी ग्लूटाथियोन ले रहा है, ड्रिप्स ले रहा है, तो वो बंद हो जाएंगे, उसकी जगह टैबलेट्स ही चलेंगे, डोज कम हो जाएगी। ओके जी। अच्छा, यही ग्रे मार्केट में जब हो रहा है तो ये खर्चा कम हो जाता है, इसीलिए लोग उस पे जाते हैं? सर एक्चुअली ग्लूटाथियोन का वही है कि डोजेस जो है ना, ये सारा इसी का खेल है कि जो ग्लूटाथियोन की टैबलेट आती है वो 500 to 1000 मिलीग्राम की आती है। जो इंजेक्शंस आते हैं वो 600 to 1200 मिलीग्राम के आते हैं। और ग्रे मार्केट में इस इंजेक्शंस का जो मिलीग्राम है उसका कोई रेंज नहीं है। मतलब किसी वाइल पे 5000 लिखा होगा, किसी पे 90,000 लिखा होगा। तो ऑब्वियसली एक तो कंसंट्रेशन ग्लूटाथियोन का बहुत ज्यादा होता है उनमें, तो उनके इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स जो मतलब ग्लूटाथियोन के बारे में सुनते हैं, वो मान लो उन्होंने कहीं ब्यूटी पार्लर से सुन लिया, तो वो उन्हीं को रिकमेंड करेंगे जो ब्यूटी पार्लर से अटैच्ड है। तो वहां से उनका इंट्रोडक्शन होता है ग्लूटाथियोन से, तो इसलिए वो ग्रे मार्केट में ज्यादा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब शेफाली की अब बात करेंगे, मुझे लगता है कि एंटी ब्रांड एम्बेसडर, एक होता है ब्रांड एम्बेसडर, एक होता है एंटी ब्रांड एम्बेसडर। आपकी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बन के उभरी है शेफाली, उनकी जो डेथ है उसमें ग्लूटाथियोन का एक रोल आ रहा है। और मैंने काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखी, पढ़ी, उसमें बोला कि वो ग्लूटाथियोन के वो इंजेक्शंस ले रही थी, अनकंट्रोल ले रही थी, उसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आया। क्या इस तरीके का भी कोई डेंजर है इसमें? बहुत क्लैरिटी नहीं है सर, क्योंकि मतलब पहली बात तो कुछ प्रूव नहीं हुआ, और कुछ लिटरेचर में भी इस तरीके का बहुत ज्यादा नहीं है। ओके। जैसे हम रूटीनली यूज कर रहे हैं तो कॉमन साइड इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं वो गैस्ट्रिक से ज्यादा रिलेटेड है। मतलब सिंपल से साइड इफेक्ट्स की कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लोटिंग हो रही है, या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, ये सब तो बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे उतना ड्रास्टिक साइड इफेक्ट जो कि मैंने भी काफी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी कि क्या हुआ क्या, तो कुछ उसमें ये लिखा है कि उनको हाइपोटेंशन, मतलब बीपी फॉल हो गया, बीपी फॉल होने की वजह से उनको कार्डियक हार्ट अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब वो ले रही थी एंटी एजिंग मेडिकेशंस, जो कि ऑब्वियसली जो थी वो अनरेगुलेटेड थी, अनरेगुलेटेड डोजेस में थी, जो कि एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसे रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्रग्स का भी ऐसे भी आ रहा है कि ड्रग्स भी शायद इसके साथ एज अ कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया हो शायद। तो बहुत ही ज्यादा मीडिया में ना बाहर कुछ आया ही नहीं, मतलब स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो गैस्ट्रिक वाले ही हैं। इतना सीवियर साइड इफेक्ट कभी देखा नहीं है। ओके। बहुत हद से हद ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ओके, मतलब इतना ड्रास्टिक हार्श रिएक्शन नहीं होता है। अगर बहुत ही कुछ गड़बड़ हो गया कि वायल में कुछ और ही डाल दिया, या कुछ एक्सपायर्ड या कुछ पता नहीं क्या है उसमें, तो अलग चीज है। या बहुत ही ज्यादा डोज में ले रहे हैं जो कि पता ही नहीं है साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन जो चलता है उसमें कुछ नहीं है। इसीलिए शायद कि मतलब रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल की एडवाइस पे लेना चाहिए। बाहर से आपको क्या मिल रहा है आपको शायद नहीं पता सर। ओके। मुझे लगता है कि अभी तक तो हमने सर जितना कवर किया है वो लेडीज, टीनेजर्स, गर्ल्स के लिए किया है। मेल्स के लिए भी अगर हम बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गाली पड़ेगी हमें। मेल्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न स्किन तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से हेयर होता है। बाल ज्यादा हो रहा है, मतलब जो पेन इन द एस होता है वो है बाल।